नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि क्या अगले 24 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को खींचकर उनके ठिकाने से बाहर लाने वाले हैं, और क्या अमेरिका आने वाले कुछ घंटों में ईरान पर एक बड़ा हमला कर सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप के बयानों और अमेरिका के जंगी बेड़े हैं यानी युद्धपोत है, उनकी मूवमेंट से ऐसा संकेत मिल रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का एक बड़ा जंगी बेड़ा ईरान के पास पहुंचने वाला है और खामेनेई विद्रोहियों को फांसी देना जारी रखते हैं तो ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया जाएगा, और ईरान इस वक्त ऐसा ही कर रहा है। इसके बाद आपको गाजा को लेकर बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस और उसके स्वयंभू अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप के अपमान के बारे में बताएंगे। जिस बोर्ड ऑफ पीस में ट्रंप ने 50 से ज्यादा देशों को शामिल होने का न्योता दिया, उसमें सिर्फ 19 छोटे छोटे देश, जिसमें सूरत आप देख ही रहे हैं किसकी लगी है ट्रंप के साथ, इनमें भी छोटे छोटे देश शामिल हो रहे हैं, और इनमें भी 65% मुस्लिम देश थे जो हमेशा ट्रंप की हां में हां मिलाते हैं, यानी डरपोक देश ट्रंप के साथ। यानी गाजा पर मुस्लिम देशों ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है, फिलिस्तीन को धोखा दे दिया। आज आपको यह भी बताएंगे शांति की दुकान खोलकर एक साल में ट्रंप की संपत्ति 12,000 करोड़ रुपए कैसे बढ़ गई है। अमेरिकी मीडिया इस खबर को बढ़ चढ़कर दिखा रहा है कि वहां के लोगों की भला करने के लिए आए थे, लेकिन भला ये अपना कर बैठे। इसके बाद आपको बांग्लादेश का पाखंड दिखाएंगे, ऐसा देश जिसके लाखों लोग भारत में घुसपैठ करके अवैध रूप से रह रहे हैं, और लाखों लोग भारत में घुसपैठ करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं हमेशा। वो देश ये कह रहा है कि उसकी क्रिकेट टीम भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगी क्योंकि उन्हें मैच खेलने में भारत में खतरा है। अब आप सोचिए कि बांग्लादेशियों को वीजा लेकर अवैध तरीके से भारत आने में खतरा महसूस हो रहा है। बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से बिना वीजा के भारत आने में डर महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन अवैध घुसपैठिए जो है वो किसी तरीके से, यहां तक कि बिजली, राशन, पानी, इन सब के लिए भारत के भरोसे है, तब इन्हें बिल्कुल खतरा महसूस नहीं होता। मेरी AI वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर? आज मैं पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी की तस्वीरें दिखाऊंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में ऐसी बर्फबारी हुई जिसे देखकर ऐसा लगा कि कुदरत पूरे सीजन का कोटा एक ही दिन में पूरा कर देना चाहती है। ये बर्फबारी कई जगह राहत लेकर आई तो कई जगह आफत भी बन गई। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई को खत्म करने की कसम खा ली है। गल्फ न्यूज का दावा है कि अमेरिका अब किसी भी वक्त ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है, और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने नए बयान में इसके 4 बड़े संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की एक बड़ी सेना ईरान की तरफ बढ़ रही है, खुद कहा है उन्होंने डावोस से निकलते वक्त। दूसरा, अमेरिका ईरान पर बहुत करीब से नजर रख रहा है। तीसरा, अमेरिका का एक बहुत बड़ा जंगी बेड़ा ईरान के पास पहुंचने वाला है। और चौथी बात उन्होंने ये कही है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई अपने विरोधियों को फांसी देना जारी रखते हैं तो ईरान पर इस बार इतना बड़ा हमला किया जाएगा कि इसके सामने पिछले साल हुआ हमला बहुत छोटा लगेगा। सुनिए। Where do things stand with Iran? The U.S. has got sizable military assets. You know, we have a lot of ships going that direction just in case. We have a big flotilla. आप जानते हैं हमने एहतियात के तौर पर कई जहाज उस दिशा में भेजे हैं। एक बड़ा बेड़ा वहां जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी एक बड़ी सैन्य ताकत ईरान की तरफ बढ़ रही है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी बुरा हो, लेकिन हम उन पर बहुत नजदीकी से नजर रखे हुए हैं। मैंने गुरुवार को 837 लोगों को फांसी दिए जाने से रुकवा दिया। अगर ऐसा होता तो वो सब मर जाते। ये 1000 साल पुराने जमाने जैसी बात है। ये एक प्राचीन संस्कृति जैसा है। हालांकि लोग बहुत समझदार हैं। उन 837 लोगों में ज्यादातर युवा पुरुष थे जिन्हें गुरुवार को फांसी दी जानी थी। मैंने कहा, अगर तुमने इन्हें फांसी दी तो तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा जोरदार जवाब मिलेगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया गया हमला इससे कहीं छोटा लगेगा। ऐसी कोई घटना होती उससे 1 घंटे पहले मैंने इसे रुकवा दिया। उन्होंने इसको टाला नहीं बल्कि पूरी तरह रद्द कर दिया। ये एक अच्छा संकेत था, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा बेड़ा है। एक विशाल नौसैनिक ताकत उस दिशा में जा रही है। हो सकता है हमें इसका इस्तेमाल ना करना पड़े। देखते हैं क्या होता है। But we have an
Armada. We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. राष्ट्रपति ट्रंप की यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब ईरान में एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। दावा है कि ईरान की सरकार ने कुल 867 प्रदर्शनकारियों को फिर से गिरफ्तार किया है, जिन्हें फांसी देने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका के एक बड़े न्यूज चैनल न्यूज नेशन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका की सभी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए एक प्रदर्शनकारी को, जिनकी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक एक प्रदर्शनकारी को 22 फरवरी को यानी बीते दिन फांसी पर लटका दिया और इस प्रदर्शनकारी का नाम था अली रहबर। 33 साल के अली रहबर को 10 दिन पहले मशहद शहर से उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो आयतुल्लाह खामेनी के खिलाफ शुरू हुए विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। और 2 दिन पहले पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि ईरान की सरकार बहुत जल्दी ही अली रहबर को रिहा कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ईरान का लोकल मीडिया खुद बता रहा है कि अली रहबर को फांसी दी जा चुकी है। यह सब भी तब जब यह प्रदर्शनकारी ईरान के उसी मशहद शहर का रहने वाला था जहां आयतुल्लाह खामेनी का जन्म हुआ था। इस फांसी से 2 बातें स्पष्ट है। पहली बात यह कि ईरान अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अल खामेनी डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की सेना ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने कुछ किया तो उसकी सेना ने अपनी उंगलियां भी ट्रिगर पर रखी हुई है। और दूसरा, इस तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी अंडरग्राउंड हो गए हैं और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि आयतुल्लाह खामेनी को डर है कि जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया, ठीक उसी तरह अमेरिका की सेना उन्हें भी गिरफ्तार करके अपने देश ले जा सकती है। और इस तरह की बेइज्जती खामेनी कभी होने नहीं देंगे, ना ईरान की सेना, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि कैसा ना हो कि कहीं मादुरो की तरह खामेनी को उठाकर ले जाएं और उन पर मुकदमा चलाना शुरू कर दे अमेरिका में। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कैसे अमेरिका ईरान पर हमला करने से पहले उसकी चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है। तो हम आपको एक एक करके दिखाते हैं क्योंकि ये संकेत बहुत गंभीर होते जा रहे हैं और इंडिया के लिए भी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अभी रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, उधर अमेरिका के साथ तू में ट्रंप फंसे हुए हैं। ऐसे में अगर ईरान और उस पर अमेरिका का हमला होता है तो ये सभी के लिए चिंता की बात है। कैसे अमेरिका इस वक्त ईरान पर हमला करने से पहले उसको चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है वो देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन CVN-72 पूरे 7 दिनों के बाद दक्षिण चीन सागर से अरब सागर में प्रवेश कर चुका है। ये देखिए, ये हम आपको उसका पूरा रूट दिखा रहे हैं, कैसे ये दक्षिण चीन सागर से होता हुआ, ये है, इसको ट्रैक कर दीजिए, ये होता हुआ ये अरब सागर में बिल्कुल ईरान के पास पहुंच चुका है। तो पहले इसकी पोजीशन ये थी दक्षिण चीन सागर, लेकिन वहां साउथ चाइना सी से ये अरेबियन सी में आ चुका है। अरब सागर में इसके पहुंचने का मतलब यह है कि अब ईरान सीधे उसके रेंज में आ गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का डेक 4.5 एकड़ में फैला है, जिन पर 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात हैं। इसमें परमाणु हमला किया जा सकता है और इस पर 6000, जूम इन कर लीजिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं एब्राहम लिंकन, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का। इसमें परमाणु हमला भी इससे किया जा सकता है और ये ईरान के कितने करीब आ चुका है वो भी आप थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दीजिए। ईरान को भी मैप में रखिए, थोड़ा सा टिल्ट अप कीजिए, तब आप ईरान और इस कैरियर को एक साथ दिखा पाएंगे। खैर, इस पर 6000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के एक बार में 500 टॉमाहॉक मिसाइलें ईरान पर दागी जा सकती हैं। कल्पना कीजिए, ईरान के लिए एक और बुरी खबर यह है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अमेरिका का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो भी अरब सागर में पहुंचा गया है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक पूरा नौसैनिक युद्ध समूह होता है जिसमें कई जहाज शामिल होते हैं। जैसे अभी अरब सागर में अगर एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन CVN-72 के साथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी मौजूद है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिसाइल दागने वाले डिस्ट्रॉयर, क्रूजर्स, पनडुब्बियां, लॉजिस्टिक्स शिप्स, सब कुछ मौजूद है। इसके अलावा भूमध्य सागर में भी अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए उस न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया है जिसे रूजवेल्ट CVN-71 कहते हैं। ये एयरक्राफ्ट देखिए, जूम इन करके दिखाइए, भूमध्य सागर में जो हम आपको ये इस वक्त दिखा रहे हैं
तो इसमें से भी आप समझ सकते हैं कि ईरान के ये कितना करीब है। रूजवेल्ट CVN-71 तैनात है, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, 70 से 90 लड़ाकू विमान इस पर तैनात। और इन्हीं की जिक्र कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जब वो कह रहे थे कि हमारे कुछ शिप वहां पहुंच गए हैं। देखिए, अरब सागर और भूमध्य सागर के बाद अब आप फारस की खाड़ी में आइए, तीसरी तरफ जिधर से घेरने की कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से। ईरान यहां पर है और ये नीचे फारस की खाड़ी आप देख रहे हैं। परमाणु पनडुब्बी यहां पर है, 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स दागने में सक्षम है ये पनडुब्बी, जिसकी तस्वीर भी अब हमने आपको दिखा दी है। ये फारस की खाड़ी, ईरान के बिल्कुल नीचे जो ये जगह है वो आप देख रहे हैं। इधर अरब सागर में हमने आपको दिखा दिया कि एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, उधर हमने आपको दिखा दिया कि कैसे वहां पर तैनाती है। और ये बिल्कुल नीचे ईरान के जो फारस की खाड़ी है, पनडुब्बी को तैनात किया है जिसका नाम है जॉर्जिया SSGN-729। इस परमाणु पनडुब्बी से न सिर्फ ईरान की निगरानी की जा सकती है बल्कि जरूरत पड़ने पर इससे 154 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स को दागा जा सकता है। और ईरान की ये घेराबंदी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आज अमेरिका ईरान पर हमला करने का फैसला करता है तो उसके पास कम से कम 1000 मिसाइलें होंगी, ईरान के आसपास 250 से ज्यादा लड़ाकू विमान होंगे, 13 से ज्यादा पनडुब्बियां होंगी, 7 युद्धपोत होंगे, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे। इस तरह की तैयारी के साथ एक एक करके शुरुआत कीजिए, वहां से जूम इन कीजिए। 1000 मिसाइलें होना अमेरिका के पास, इसी के साथ साथ 250 से ज्यादा एयर फाइटर जेट्स उनके पास वहां पर, 13 से ज्यादा सबमरीन्स पनडुब्बियां, युद्धपोत 7 युद्धपोत, यानी उन पर कितने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी आप देखिए कितने हैं, 2, जिनसे ये तमाम जो फाइटर जेट्स उस पर पार्क्ड थे और वो सब उड़ान भर सकते हैं। आप इन सैटेलाइट तस्वीरों को भी देखिए जो जॉर्डन के मफराक अल सुल्तान एयरबेस से आई है। इस एयरबेस में अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। हम पहले के मुकाबले अब की तैनाती आपको दिखाने वाले हैं, ये देखिए। और दावा है कि 12 से ज्यादा F-15 ईगल लड़ाकू विमान अब तैनात है। यहां से ईरान की सीमा जानते हैं कितने किलोमीटर दूर है? 900 किलोमीटर, मात्र 900 किलोमीटर। जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान के लिए इस एयरबेस को निशाना बनाना आसान नहीं होगा और अमेरिका उस पर हमला करता है तो ईरान पूरी तरह बेबस हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान कुछ नहीं कर सकता। ईरान की सरकार दावा यह करती है कि उसके पास लंबी दूरी की 2000 से ज्यादा मिसाइलें हैं और अगर ईरान अपनी इन सभी मिसाइलों का इस्तेमाल करने में कामयाब होता है तो मिडिल ईस्ट के देशों में भारी तबाही आ सकती है। इनमें भी सबसे ज्यादा नुकसान ईरान के दुश्मन देश इजराइल और सऊदी अरब को हो सकता है, जिसके कारण अमेरिका चाहकर भी अब तक ईरान पर हमला नहीं कर पाया। क्योंकि ये सब तमाम देश देखिए, अगर ईरान यहां पर है तो ईरान के साथ साथ कौन कौन से देश? इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल। इजराइल को लेकर अमेरिका कोई भी रिस्क नहीं उठाएगा, ना उस उठाने की स्थिति में है। जॉर्डन, लिबिया वहां पर, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कुवैत, ये तमाम देश यहां पर आपको दिख रहे हैं और वहां पर बड़े पैमाने पर परेशानियों का सबब बन सकता है। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि ईरान एक मुस्लिम देश है। लगभग 99.4% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। ईरान चारों तरफ से मुस्लिम देशों से ही घिरा भी है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी मुस्लिम देश ईरान की मदद करने के लिए आज तैयार नहीं है। इराक, जो मैप अभी दिखा रहे थे वो दिखा दीजिए, एक बार मैप भी दिखा दीजिए। ये तमाम देश हम आपको दिखा रहे हैं, इराक, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, सीरिया, जॉर्डन, ज्यादातर मुस्लिम देश ईरान के साथ नहीं खड़े हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ईरान एक मुस्लिम देश तो है, लेकिन वहां के जो मुसलमान हैं वो खुद को शिया मानते हैं। शिया सुन्नी आपने सुना होगा, और पिछले कई सदियों से शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच खूनी तलवारें खिंची हैं। दुनिया के 90% मुसलमान खुद को सुन्नी मानते हैं, 10% शिया, और इसीलिए शिया बहुल देश के कारण ईरान का कोई भी मुस्लिम देश समर्थन नहीं कर रहा है। और वहीं इसी जगह सुन्नी मुसलमान होने के लिए अरब के सभी मुस्लिम देश फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि शिया और सुन्नी मुस्लिम देशों में आज भी कितनी कड़वाहट है। वैसे आज आपको एक और विरोधाभास ये देखना चाहिए कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं, तब उसी दौरान उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया। यानी राष्ट्रपति एक ही समय पर युद्ध की भी बात करते हैं, फिर एक दूसरे डोनाल्ड ट्रंप सामने आ जाते हैं, वो शांति की बात करते हैं, शांति के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया इस बात को समझ नहीं रही है,
22 जनवरी को डावोस में राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा को लेकर बोर्ड ऑफ पीस बनाने का ऐलान किया। उन्होंने यही सोचा था कि अमेरिका एक सुपर पावर है और अगर वो शांति के लिए कोई ऐसा बोर्ड बनाएगा, दुनिया के सारे देश जी हुकुम करके उस पीस बोर्ड का हिस्सा बनेंगे। लेकिन हकीकत में राष्ट्रपति ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ पीस पहले ही दिन फ्लॉप हो गया है। दुनिया के सिर्फ 19 देश हैं जो इसमें शामिल होने के लिए आधिकारिक घोषणा कर चुके हैं, जिनमें 12 देश तो अकेले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के सदस्य हैं। सऊदी अरब, UAE, पाकिस्तान, तुर्की, उज्बेकिस्तान, कतर, कजाकिस्तान, जॉर्डन, इंडोनेशिया, अजरबैजान, मोरक्को और बहरीन है। इन देशों के अलावा अर्जेंटीना, आर्मेनिया, बुल्गारिया, हंगरी, कोसोवो, पैराग्वे और मंगोलिया ने भी इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऐलान किया है। और ये वो देश हैं जिन पर अमेरिका के इतने एहसान है कि ये देश अमेरिका को ना कह नहीं सकते। इसलिए हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप का मन रखने के लिए ये देश इस बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य बने। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा तेवर देखकर बाकी के समझदार और मैच्योर देश विश्व में इंतजार कर रहे हैं कि यह स्थिति कैसे आगे बढ़ती है, जिसके बाद ही यूरोप के देश या भारत इस पर कोई फैसला लेगा। जो बड़े देश हैं जिन्हें अमेरिका डरा नहीं सकता, उन देशों ने इस मंच से फिलहाल दूरी बना रखी है। इसमें फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, स्लोवेनिया ने उस मंथन को सीधे सीधे ठुकरा दिया जिसके तहत अमेरिका ने इन देशों को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का अनुरोध किया था। इसके अलावा इटली, डेनमार्क, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, भारत और यूरोपियन यूनियन को भी राष्ट्रपति ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन इन देशों ने भी अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और इससे दूरी बनाई हुई, और इसे राष्ट्रपति ट्रंप की छवि के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप को दुनिया गंभीरता से लेती और इनकी नीतियों और विचारों से सहमति जताती तो बोर्ड ऑफ पीस के इस मंच पर बड़े बड़े देशों के नेता खड़े होते। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप पर दुनिया ज्यादा भरोसा नहीं करती, इसीलिए यूरोप के देशों ने भी उनके साथ मंच साझा नहीं किया और उनके बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बना ली। We're committed to ensuring Gaza is demilitarized, properly governed, and beautifully rebuilt. We can do numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do, and we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it. राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यह बोर्ड ऑफ पीस पहले गाजा में शांति के लिए काम करेगा, बाद में इसका विस्तार दुनिया में शांति लाने के लिए होगा। बड़ी बात यह है कि इस बोर्ड ऑफ पीस में शांति लाने की भी एक कीमत होगी। शांति के नाम पर बनने वाले इस बोर्ड की सदस्यता देने के लिए हर देश को देना है लगभग 9,000 करोड़ रुपए। और इस बोर्ड के चेयरमैन, आपको इस करेक्ट गेस के लिए पैसा नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप। यहां दो और बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि जो मुस्लिम देश फिलिस्तीन के भविष्य को लेकर चिंता जताते थे, आपने सुना होगा, मतलब ईरान ने तो हमास से लेकर हुती, हिजबुल्लाह सब खड़ा कर दिया इजराइल के खिलाफ। ऐसे तमाम देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, तमाम देशों से आपने आवाजें सुनी होंगी फिलिस्तीन को लेकर। उन्हीं मुस्लिम देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा प्लान को स्वीकार कर लिया, बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य बन गए, जिसमें इजराइल भी शामिल है। आप खुद सोचिए, ये मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता तक तो देते नहीं, लेकिन गाजा में शांति के नाम पर ट्रंप जो योजना लेकर आए हैं, मतलब ट्रंप की जी हजूरी से इतनी मोहब्बत कि वो इसमें शामिल हो गए। इस संगठन में इजराइल भी है
और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मुस्लिम देश राष्ट्रपति ट्रंप को ना नहीं कह सकते, ना इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इन देशों को सुरक्षा की गारंटी, आर्थिक मदद अमेरिका से मिलती है। उदाहरण के लिए आप पाकिस्तान को देखिए, जिसके बूट पॉलिश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ गाजा में शांति लाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जबकि पाकिस्तान इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में आज भी मान्यता नहीं देता। इतने खुश लग रहे हैं शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठकर, लेकिन इसके बावजूद आज इजराइल और अमेरिका गाजा में जैसा चाहते हैं वैसा पाकिस्तान को करना होगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो लंच किया था, अब उस लंच का बिल भरने का समय आ गया है। और पता है वो बिल क्या है? वो बिल ये है कि गाजा में शांति की स्थापना के लिए अगर पाकिस्तान को अपनी सेना वहां भेजनी पड़े तो पाकिस्तान इससे इनकार नहीं करता। और इस तरह फिलिस्तीन का मुद्दा उठाने वाला पाकिस्तान फिलिस्तीन के मुसलमानों के खिलाफ ही गाजा में अपने सैनिकों को भेजेगा। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कही है। एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान को गाजा में अपनी सेना भेजनी भी पड़ी तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा और पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस से दूर रहकर कुछ हासिल नहीं कर पाता, इसलिए वो इसमें शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अच्छी अच्छी तस्वीरें तो खिंचवा ली हैं। आपने उनके रक्षा मंत्री को भी सुन लिया कि कैसे वो जाकर फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों के ही खिलाफ अपनी सेना को खड़ा करने को तैयार है। इधर शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि वो बोर्ड ऑफ पीस के लिए 9,000 करोड़ रुपए लाएंगे कहां से? ये पैसा पाकिस्तान के 6,62,000 लोगों की सालाना आय के बराबर है। और हाल ही में इतना ही पैसा पाकिस्तान ने IMF से लोन के रूप में मांगा था। इसीलिए आज बहुत सारे लोग पाकिस्तान की हालत पर हंस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस की फीस के लिए भी अब भीख मांगने जाएगा? वैसे राष्ट्रपति ट्रंप इसे शांति का ऐसा बोर्ड बता रहे हैं जो गाजा की सूरत बदलेगा, लेकिन असल में हकीकत कुछ और है। कल जब बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान हुआ तब राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि अमेरिका कैसे गाजा का सूरत हाल बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि गाजा को एक मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा, जहां राफा, खान यूनिस और गाजा जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा और वहां 1 लाख से अधिक नए घर, 200 शिक्षा केंद्र, 180 से ज्यादा व्यावसायिक केंद्र, समुद्र के पास 170 विशाल टावर्स बनाए जाएंगे और इन सब पर 2,30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोचने वाली बात यह है कि जैरेड कुशनर का गाजा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो इस कार्यक्रम में आकर गाजा में होने वाले विकास की जानकारी देते हैं। और ये भी तब होता है जब सब जानते हैं कि जैरेड कुशनर एक रियल एस्टेट डेवलपर है। सोचिए, एक रियल एस्टेट डेवलपर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद गाजा में नई बिल्डिंग बनाने की बात कर रहा है, तो वो शांति लाना चाहता है या शांति के नाम पर पैसा छापना चाहता है? Going forward, number one thing is going to be security. Obviously, we've been working very closely with the Israelis to figure out a way through de-escalation. And the next phase is working with Hamas on demilitarization, which I'll talk about in a second. But without security, nobody's going to make investments. Nobody's going to come, build there. We need investments in order to start giving jobs. We want to use free market economy principles. A lot of what President Trump spoke about that he's doing in America, we want to bring the same mindset and the same approach to a place like Gaza to give these people the ability to thrive and have a good life. वैसे जैरेड कुशनर हर जगह होते हैं। अब ये सवाल तो अमेरिका को पूछना चाहिए कि चुना था उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को, लेकिन पुतिन से बात करनी हो तो स्टीव विटकॉफ के साथ जैरेड कुशनर क्यों पहुंचते हैं? अन्य देशों में समझौते होने हो तो जैरेड कुशनर क्या कहते हैं? और अब तो गाजा पर भी जैरेड कुशनर बोल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप चाहे जो कहे, लेकिन हकीकत यही है, गाजा या दुनिया के किसी भी कोने में शांति टैरिफ के नाम पर अपने परिवार का भला करने में लगे। हम नहीं कह रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की नई रिपोर्ट में बताया गया है जो इसी हफ्ते की 20 तारीख को प्रकाशित हुई। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। 1 year ago, Donald Trump took an oath to serve the American people. Instead, he has focused on using the presidency to enrich himself. 1 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप, ये हम आपको जो पोस्ट दिखा रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, 1 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जनता की सेवा की शपथ ली थी। इसके बजाय उन्होंने राष्ट्रपति पद का उपयोग खुद को समृद्ध करने के लिए किया है। अब अगला पन्ना दिखाइए, क्योंकि इसी से आप समझेंगे कि भला करना था जनता का, कर बैठे अपना ही भला। इसी कड़ी में राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल करके समृद्ध हुए। इसके बाद इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पिछले 1 साल में अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनकी संपत्ति की वृद्धि कितनी है? 12,810 करोड़ रुपए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, डॉलर्स में ये अमाउंट यहां पर लिखा हुआ है। डॉलर
अब कितने शून्य इसको आप गिनते रहिए, लेकिन रुपए में आपको समझाते हैं तो समझ में आएगा। 12,810 करोड़ रुपए, $1.4 बिलियन, यानी 12,810 करोड़ रुपए। यानी राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले एक साल में हर दिन औसतन कितने पैसे कमाए? 35 करोड़ रुपए कमाए, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति की पूरे साल की आमदनी 5 करोड़ 22 लाख होती है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हर दिन औसतन 35 करोड़ रुपए कमा रहे थे। और जानते हैं ये चमत्कार कैसे हो रहा था? द न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी ऐसे व्यक्ति नहीं रहे जिन्होंने ये पूछा है कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। इसकी जगह उन्होंने अपनी सारी ताकत ये पता लगाने में झोंक दी कि लोग, कंपनियां और अलग अलग देशों की सरकारें उनकी जेब में कितना पैसा डाल सकते हैं। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग देशों में जो लाइसेंस जारी किए उससे 211 करोड़ रुपए कमाए। लाइसेंस को जारी करने के लिए कई देशों की सरकारों पर टैरिफ का दबाव बनाया, जैसे वियतनाम के हनोई में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को 13,784 करोड़ रुपए का गोल्फ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मिला। राष्ट्रपति ट्रंप ने वियतनाम पर टैरिफ की दरों को घटाकर फिर कम कर दिया। ऐसा ही बाकी देशों में भी किया गया। अमेजॉन कंपनी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उन्हें 257 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो तय बोली से बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा भुगतान का एक बड़ा कारण यह था कि अमेजॉन के चेयरमैन जेफ बेजोस राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करना चाहते थे और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उन्हें यही विकल्प दिया कि अगर उनकी पत्नी की डॉक्यूमेंट्री के लिए ज्यादा भुगतान हुआ तो वह अमेजॉन कंपनी को लेकर नरम रहेंगे। ये लिस्ट बहुत लंबी है। हम आपको बता रहे हैं कि खुद शांति का मसीहा बताने वाले राष्ट्रपति ट्रंप हकीकत में एक उद्योगपति हैं। अमेरिका का मीडिया खुद कह रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में सिर्फ अपनी जेब को भरा। और अगर हमारा देश भारत अमेरिका के दबाव के सामने नहीं झुका तो उसका मतलब यही है कि हमने अपने हितों की रक्षा की। हम बात करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, जिसने पाकिस्तान के बहकावे में आकर अपना ही नुकसान करवाने की ठान ली है। बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तय किया कि वो भारत में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। उनका कहना है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में खतरा है, भारत में डर लगता है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो चाहते हैं कि उनके सारे मैचेस श्रीलंका में हो। दरअसल इसी तरह की तैयारी पाकिस्तान के मैचेस के लिए की गई है। पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश ने भी आईसीसी से अपील की है कि उसके सारे मैच श्रीलंका में हो। T20 वर्ल्ड कप एक आईसीसी इवेंट है। आईसीसी ने साफ शब्दों में बांग्लादेश की अपील को खारिज कर दिया। आईसीसी ने उनसे कहा कि उनके सारे मैच तय शेड्यूल के मुताबिक भारत में ही होंगे और उनका वेन्यू नहीं बदला जाएगा। इस जवाब के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश को उनका यह कदम बहुत भारी पड़ेगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अगर भारत में आकर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला तो इससे उसे बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। इसके अलावा आईसीसी उनके फैसले पर जांच भी बैठा सकता है और अगर यह पाया गया कि T20 वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला राजनीतिक कारणों से, पॉलिटिकल रीजंस से लिया गया है तो बीसीबी पर यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर बैन लग सकता है। फिलहाल बांग्लादेश क्रिकेट अधर में लटका हुआ है। भारत में T20 वर्ल्ड कप ना खेलना उनके लिए बड़ी मुसीबत की शुरुआत है। सबसे पहले तो आपको यह समझाते हैं कि बांग्लादेश ने यह फैसला लिया ही क्यों। सच तो यह है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत ना भेजने का कारण सुरक्षा चिंताएं नहीं है बल्कि राजनीति है, पॉलिटिक्स है। बांग्लादेश में अगले कुछ हफ्तों में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर शेख हसीना को शरण देने के मामले को लेकर भारत विरोधी माहौल बना हुआ है। इस वक्त वहां पर जो दो राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा है, पहली है बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, दूसरी जमाते इस्लामी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की पार्टी है और उसे अब उनके बेटे तारिक रहमान देख रहे हैं। इस बार के चुनाव में माना जा रहा है कि यह सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी है जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन बीएनपी को सबसे बड़ी टक्कर जमाते इस्लामी से मिल रही है। जमाते इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा वाली एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसके मुखिया है शफीकुर रहमान। एक पार्टी का एजेंडे पर भारत और हिंदू विरोध है। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब यहां से बांग्लादेश क्रिकेट के फैसले की असली कहानी शुरू होती है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल, जो बांग्लादेश के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सरकारी सलाहकार हैं आसिफ नजरूल। आसिफ नजरूल का संबंध जमाते इस्लामी से है।
जमाते इस्लामी के बड़े कार्यकर्ता हैं, बांग्लादेश में होने वाले प्रदर्शनों का सबसे बड़ा चेहरा है। आसिफ नजरूल के कहने पर ही बीसीबी ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े आईसीसी इवेंट का बहिष्कार किया। जमाते इस्लामी से जुड़े आसिफ नजरूल की बीसीबी में पकड़ इतनी मजबूत है कि जब इस मुद्दे पर खिलाड़ियों, बीसीबी अध्यक्ष और आसिफ नजरूल से पत्रकारों ने सवाल जवाब किए, तब जवाब केवल आसिफ नजरूल की तरफ से ही दिए गए। इस दौरान कोई खिलाड़ी नहीं बोल पाया, न बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम कुछ कह पाए। माना जा रहा है कि जमाते इस्लामी के आसिफ नजरूल चुनाव से पहले अपनी पार्टी के भारत विरोधी एजेंडे को चमकाना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए बूट पॉलिश करना चाहते हैं, वेन्यू बदलने की जिद के जरिए वो चाहते हैं कि आईसीसी झुक जाए, उनके मैचेस का वेन्यू भारत से हटाकर श्रीलंका कर दे। इससे वो एक तीर से दो निशाने लगाए। भारत की छवि खराब होगी और वो अपने देश में ये माहौल बनाएंगे कि उन्होंने भारत को झुका दिया। अगर ऐसा हुआ तो उनकी पार्टी को बांग्लादेश में ज्यादा लाइमलाइट मिलेगी और चुनाव में उन्हें फायदा भी होगा। लेकिन अफसोस, आईसीसी ने जमाते इस्लामी के इस जमूरे का पूरा प्लान चौपट कर दिया। आईसीसी ने बीसीबी को अल्टीमेटम दिया है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि या तो वो भारत में आकर T20 वर्ल्ड कप खेले और नहीं तो उनकी जगह किसी और देश की टीम वर्ल्ड कप खेलेगी। आईसीसी ने माना कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों और फैंस को लेकर खतरे के संकेत नहीं मिले। आईसीसी के जवाब से बांग्लादेश में ही नहीं, पाकिस्तान में खलबली मच गई, क्योंकि बांग्लादेश की ये पूरी नौटंकी पाकिस्तान के इशारे पर हो रही है। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए भारत ने पिछले साल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना किया था। भारत के सारे मैचेस फिर दुबई में हुए, यहां तक कि सेमीफाइनल, फाइनल दुबई में। भारत इस चैंपियनशिप का विजेता था। एक आईसीसी इवेंट में भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया, वेन्यू बदलवाए थे। इसीलिए जब भारत में T20 वर्ल्ड कप आयोजित होने जा रहा है तो पाकिस्तान ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अपने मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट करवा लिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के पिछले कुछ महीनों में बहुत रिश्ते बढ़े हैं, करीब भी जो है वो बढ़ी है। पाकिस्तान ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बांग्लादेश को उकसाया, अपनी नई कठपुतली बना लिया है कहिए, और इसीलिए उसने वही सब करने के लिए कहा जो उसने किया था, यानी सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वेन्यू बदलने की अपील। और फंसा कौन? बांग्लादेश। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के रुख का समर्थन किया है और दावा किया है कि इस मामले में अंतिम फैसला आने तक पाकिस्तानी टीम की तैयारियां भी रोक दी गई हैं। आईसीसी इन दोनों देशों की चालबाजियों को समझ गया है और इसीलिए बांग्लादेश से साफ शब्दों में कहा गया है कि खेलना है तो भारत में खेलना होगा, वरना मत खेलो। बात गलत है कि भारत सेफ नहीं है। सबसे ज़्यादा सेफ जगह तो भारत ही है। बाकी जो उन्होंने डिसीजन लिया है ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, उनके देश की कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए जो गेम है, इंडिया इज़ अ पावर हाउस एंड कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो इंडिया इज़ नंबर 1। तो आप ही लूज़ कर रहे हैं, भारत कोई इसमें लूज़ नहीं कर रहा, कोई चीज़ लूज़ नहीं कर रहा। पर बात देखने वाली ये है कि पाकिस्तान भी उनको चाबी मार रहा है। चाबी मार रहा मीन्स कि उनको थोड़ा सा उसका रहा है, आप भी मत जाइए। इसमें नुकसान किसका है? बांग्लादेश तो खेलेगी नहीं और पाकिस्तान खेलेगा 2020 वर्ल्ड कप में, तो नुकसान किसका? बांग्लादेश का होगा। बेचारा बांग्लादेश पाकिस्तान की बातों में आ गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान जैसी गलती करने से उसे कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप न खेलने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सालाना आय को करीब 60% का नुकसान होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सालाना कमाई 385 करोड़ रुपए है। अगर उसने भारत आकर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला तो उसे सीधे सीधे 240 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यह नुकसान ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप और सालाना क्रिकेट आय से जुड़ा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी इवेंट में टीम भेजने के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो भी अब गायब। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फैसले से खिलाड़ियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक T20 मैच से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मिलता है, जानते हैं कितना रुपया? 1,88,000 रुपए। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप के T20 मैचेस के लिए खिलाड़ियों को इससे ज्यादा मैच फीस मिलती है, तो अब नहीं मिलेगी। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में मिलने वाला बोनस और प्राइज मनी भी अब नहीं मिलेगा। टीम इंडिया इस साल अगस्त-सितंबर से बांग्लादेश दौरा करने वाली है। मुमकिन है कि वो अब रद्द हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि भारत दौरे से बांग्लादेश को जितनी कमाई होती है वो अन्य देशों के साथ खेले जाने वाली द्विपक्षीय सीरीज की तुलना में 10 गुना ज्यादा है।
यानी बांग्लादेश ने पाकिस्तान के कहने पर बेवकूफी भरा कदम तो उठा लिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। आईसीसी ने तो साफ कह दिया है कि उनकी जगह किसी और टीम को हम वर्ल्ड कप खिलवा देंगे। इस बार T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेल रही हैं, जिनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में है, उसके साथ इंग्लैंड, इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज है। अगर बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया, संभावना है कि उसकी जगह स्कॉटलैंड को मिल जाए, यानी ग्रुप सी में तब बांग्लादेश का नाम काट दिया जाएगा, स्कॉटलैंड का नाम लिख दिया जाएगा। स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम्स की रैंकिंग में 14वें नंबर पर है। ऐसा माना जा रहा है कि रैंकिंग के आधार पर उसे जगह मिल सकती है। हालांकि एक संभावना यह भी है कि स्कॉटलैंड के बजाय किसी अन्य टीम को मौका मिले, क्योंकि साल 2024 में आईसीसी ने इवेंट में टीम चुनने वाले नियमों में कुछ बदलाव किए थे। अब T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीमों को विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के जरिए चुना जाता है। टीम कोई भी हो, लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश का पत्ता तो साफ है। हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के हालातों से बड़ी सीख देना चाहते हैं। एक वक्त था जब जिम्बाब्वे की टीम विश्व की सबसे ताकतवर टीमों में से एक मानी जाती थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसने साल 2009 के T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड जाने से मना कर दिया था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। जिम्बाब्वे का क्रिकेट दिन ब दिन कमजोर होता गया। वहां की टीम अब 2M दर्जे की टीम बन गई, जिसे वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट खेलने पड़ रहे हैं। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण के एपिसेंटर KGMU की अवैध मजारों को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। हमने ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बीते दिन दिखाया था। KGMU में करीब 15 मजारे हैं। इन्हीं के बहाने कट्टरपंथी मौलानाओं को बाहर से बुलाकर हिंदू लड़कियों को उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। लेकिन अब अवैध मजारों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मजारों को मैनेज करने वालों से कहा है कि 15 दिन के अंदर या तो खुद इन मजारों को हटा दे, नहीं तो प्रशासन इन्हें हटा देगा। KGMU प्रशासन ने फिलहाल 2 अवैध मजारों को हटाने के निर्देश दिए हैं और इससे संबंधित नोटिस भी लगाया है। नोटिस में कहा गया है कि KGMU परिसर में मौजूद मजारें अवैध हैं, इसीलिए परिसर के अंदर मौजूद मजारों को 7 दिन के अंदर और इसके पास मौजूद अन्य अवैध मजारों को 15 दिन के अंदर हटाना पड़ेगा, नहीं तो प्रशासनिक कार्रवाई हो। KGMU का कहना है कि वो एक शैक्षणिक संस्थान है और यहां नियमों के तहत ही निर्माण कार्य होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन यूपी पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि अवैध मजारों को हटाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था न बिगड़े। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की कार्रवाई की गई हो। करीब 2 साल पहले भी इस तरह से अवैध कब्जे और मजारों को हटाने की कार्रवाई की गई थी। अवैध मजार मामले में आज KGMU प्रशासन ने ही नोटिस चस्पा कर दिया है और 15 दिन में इस अवैध निर्माण को हटाने की नोटिस में बात कही गई। अगर नहीं हटाया गया तो बुलडोजर से KGMU प्रशासन खुद इन अवैध रूप से बनी कैंपस के अंदर सरकारी जमीन पर बनी मजारों को हटा देगा। अवैध कब्जे पब्लिक धार्मिक स्थल थे, उन पे आज हम लोगों ने खाली करने का नोटिस दिया है। इस नोटिस में और इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है और उन्हें 15 दिन का नोटिस दिया गया है। अगर वो उसके बाद कोई जवाब नहीं देते हैं और उसके बाद खाली भी नहीं करते हैं तो नियमानुसार पुलिस की मदद लेकर उनसे जबरिया खाली कराया जाएगा। लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी ही नहीं, लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर दूर मिर्जापुर में जिम के अंदर हिंदू लड़कियों को फंसाने का एक अलग खेल चल रहा था। मिर्जापुर में ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण की एक सुनियोजित साजिश का पर्दाफाश हुआ। 2 लड़कियों की शिकायत पर मिर्जापुर पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया, जो 5 अलग अलग जिम में हिंदू लड़कियों को प्यार का झूठा वादा करके रैकेट चला रहे थे धर्मांतरण का। मिर्जापुर में चल रहे धर्मांतरण रैकेट में 8 आरोपी शामिल हैं। पहला इरशाद खान, जो GRP कांस्टेबल है।
इसके अलावा इस साजिश में जो आरोपी हैं वो है फैजल जहीर, सादाब, फरीद इमरान और लकी अली नाम के मुस्लिम युवक। इमरान और लकी अली फिलहाल फरार चल रहे हैं, बाकी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस को पता चला है कि धर्मांतरण के इस रैकेट में शामिल 8 मुस्लिम युवकों ने 70 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया। पुलिस को गिरफ्तार किए गए 6 मुस्लिम युवकों के पास से अभी तक 50 हिंदू लड़कियों की निजी तस्वीरें, उनके साथ चैट्स मिली हैं। इन तस्वीरों और चैट्स का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने और लड़कियों के साथ मनमानी करने के लिए किया जा रहा था। जो 8 मुस्लिम युवक इस काम में शामिल थे, उनका मॉडस ऑपरेंडाई बहुत खतरनाक है। ये 8 आरोपी 5 अलग अलग जिम से जुड़े थे। ये सारे जिम ट्रेनर थे। कुछ आरोपी जिम के मालिक भी थे। इनके टारगेट पर 25 से 45 वर्ष तक की हिंदू लड़कियां थी, जिन्हें डिस्काउंट, फ्री पर्सनल ट्रेनिंग ऐसे ऑफर्स देकर ये जिम में खूब बुलाते थे। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के जिम में महिला ट्रेनर थी ही नहीं, इसलिए वो खुद पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पर हिंदू लड़कियों के मोबाइल नंबर्स ले लेते थे। मोबाइल नंबर मिला, उसके बाद ट्रेनिंग और डाइट बताने के नाम पर खेल शुरू होता था। फिर मेंटल फिटनेस ट्रेनिंग के नाम पर हिंदू लड़कियों को शहर से बाहर घुमाने ले जाया जाता था। बातचीत के जरिए जल्दी ही ये मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा लेते थे और फिर उनके प्राइवेट मोमेंट्स के वीडियो बनाकर रख लेते। प्यार का छलावा देकर इन हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाकर मस्जिदों, दरगाहों तक भी ले जाया जाता था। यहां पर इस्लाम अपनाने के लिए उनका ब्रेन वॉश होता था। अगर किसी लड़की ने धर्मांतरण से मना कर दिया तो उसका वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती थी। सिर्फ यही नहीं, इन लड़कियों से 60 से 70 हजार रुपए महीने तक भी पैसे वसूले जाते थे अलग अलग बहानों से। 8 मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कियों को फंसाने का जो जाल बुना था वो 8 लेयर्स में था। दरअसल किसी एक जिम में कोई हिंदू लड़की अगर किसी एक आरोपी की बातों में फंसी तो उस लड़की को दूसरा ट्रेनर अपने बातों में जाल में फंसाने की कोशिश करता था। अगर वहां भी बात नहीं बनी तो एक तीसरा, चौथा ऐसे युवक इस काम में लग जाते थे। इस तरह से 8 मुस्लिम युवक टारगेट की गई हिंदू लड़की को फंसाने में लग जाते। 2 लड़कियां इन मुस्लिम युवकों की साजिश को समझ गईं। उन्हीं की शिकायत पर इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ। अगर आप तस्वीरें पाएंगे तो ये जिम का एंट्रेंस है और एंट्रेंस पे ही एक बहुत बड़ी सी ये बिल्डिंग है। अगर आप ऊपर तक देखेंगे, इसी के नीचे इसको बेसमेंट के टाइप में जहां बनाया गया है वहां पर ये जिम स्थित है और यहीं पर ये शहरों के बीच में है। महिलाएं आती थी और इसी जिम में आप देखिए कितनी महंगी मशीनें यहां पर मौजूद हैं। ये मशीनें वो रुपए को इकट्ठा करके बनाई गई हैं जो सही धर्मांतरण के लिए प्रयोग किया जा रहा था। ने मकान किराए पे दिया था जिम को? हमने किराए पे दिया था 25,000 रुपए महीने पे। ओके, इन्होंने लेते समय क्या किया था? कौन मिलने आया था आपसे, क्या कहा था? इमरान खान खुद आए थे हमसे मिलने के लिए और उन्होंने हमको ऑफर दिया कि इसका अच्छा किराया देंगे। तब हमारा केवल बेसमेंट ही बना हुआ था, तो हमने भी सोचा कि भाई आदमी ठीक ठाक दिख रहा है। अब इसके अंदर जो संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी, वीडियो बनाया गया, फोटो बनाया गया, वो सब कभी आपके पास जानकारी हो पाई कि पता चला? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं हो पाई इस बारे में। न तो हमको कभी देखने में ही ऐसा लगा कि ऐसा कुकृत्य यहाँ पे हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई और ये बर्फबारी इतनी जबरदस्त थी कि ऐसा लगा कि कुदरत पूरे सीजन का कोटा एक ही दिन में पूरा कर देना चाहती है। ये बर्फबारी कई जगह राहत लेकर आई तो कई जगह आफत बनी। कई जगह मौसम सुहावना हो गया, पर्यटकों को बर्फबारी का मौका मिला देखने को, तो कई जगह पर्यटक बर्फ और बर्फीले तूफान में फंस गए। देश के पहाड़ी राज्यों में 3.5 महीने का सूखा बर्फबारी के बाद राहत और थोड़ी आफत में बदल गया। कई इलाकों में इतनी बर्फबारी हुई कि 1-1 फुट से ज्यादा बर्फ जम गई। मौसम सुहावना हुआ, नजारे खूबसूरत हुए, लेकिन कई जगह पर्यटक इस बर्फबारी में फंस गए। मनाली और शिमला पूरी तरह सफेद चादर में लिपटी है। शिमला के मॉल रोड से। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।
और लोग आपको खूबसूरत बोलकर गुमराह करेंगे, लेकिन आप अपना आधार कार्ड देखते रहना। नमस्कार।